Hello students, welcome again in our channel which is nursing classes. Our next topic is bronchial asthma. Dear students, जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका bronchial asthma. इसे हम नॉर्मली अस्थमा के नाम से भी जानते हैं. In this video, we will discuss about the definition of the asthma, types or classification of asthma, etiology, pathophysiology, signs, symptoms, diagnostic finding, and management of the asthma. Firstly, we will discuss about the definition of the asthma. A condition in which a person's airway become inflamed, narrow and swell and produce extra mucus which make it difficult to breathe. यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन्स के एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाती है, नैरोइंग भी हो जाती है और उसके साथ साथ उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है, जिससे जो पर्सन है उसके एयरवे में एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होता है और पेशेंट को ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी होती है. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में. ब्रोंकियल अस्थमा इज अ मेडिकल कंडीशन विच कॉज द एयरवे पाथ ऑफ लंग टू स्वेल and narrow. Due to this swelling, the air path produce extra mucus and making it hard to breathe, which results in coughing, short breath and wheezing. The disease is chronic and interferes with the daily working. जो ब्रोंकियल अस्थमा है ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा एयरवे होता है उसका पाथ में स्वेलिंग हो जाती है और नैरोइंग भी हो जाती है, और ड्यू टू दिस स्वेलिंग और इस स्वेलिंग की वजह से जो एयरवे पाथ होता है वो एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जिससे पर्सन्स को ब्रीथ लेने में डिफ़िकल्टी होती है और पेशेंट को साथ में कफिंग भी होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है और विजिंग साउंड भी आती है. और द डिजीज इज क्रोनिक एंड इंटरफेयर्स विद द डेली वर्किंग. और ये एक क्रोनिक डिजीज है जो हमारे डेली वर्किंग में इफेक्ट करता है और उसमें इंटरफेयर करता है. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दिस इज द ट्रैकिया, एंड आफ्टर दैट ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो ट्रैकिया आफ्टर टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई में. आफ्टर दैट ये हमारे कुछ ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और फर्दर ये आगे इसमें हमारे होते हैं एल्वेलाई जो हमारे एयर पासेज में हेल्प करते हैं. जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए हमारे ब्रोंक्यूल्स में जाता है, फिर हमारे एल्वेलाई में जाता है, फिर ऑक्सीजन हमारे क्या करता है ब्लड में मिक्स करता है और अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से एक्सहेल करता है. और जो हमारे ब्रोंकाई है, जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है उसमें हमारा क्या होता है, जो ब्रोंकाई होते हैं उसमें क्या होती है नैरोइंग हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है पेशेंट को ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी होती है. जैसे कि आप नीचे वाली इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ अवर नॉर्मल ब्रोंकाई. ये हमारा नॉर्मल ब्रोंकाई है जिसका ल्यूमेन भी नॉर्मल है. और दूसरा इमेज देख सकते हैं जिसमें क्या हो गया, हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ड्यू टू स्वेलिंग एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज द नॉर्मल एयरवे. जो फर्स्ट इमेज है ये आपका नॉर्मल एयरवे है. सेकंड है अस्थमेटिक एयरवे. जब कोई हमारा अस्थमा वाला पेशेंट होता है उसमें जो एयरवे होता है उसकी नैरोइंग हो जाती है और उसमें क्या होता है एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस होने के कारण पेशेंट को ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी होती है. इसके बाद हम बात करते हैं अस्थमेटिक एयरवे ड्यूरिंग अटैक. जब हमारा अस्थमा का अटैक पड़ जाता है तो उस टाइम पर जो हमारा एयरवे होता है उसकी और ज़्यादा नैरोइंग हो जाती है, जिससे पेशेंट को सीरियस कंडीशन भी हो सकती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा. हमारे कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट आता है आपका एक्सटेंसिक अस्थमा, सेकेंड आता है आपका इंट्रिंसिक अस्थमा. पहले बात करते हैं हम एक्सट्रिंसिक अस्थमा के बारे में. इट इज ऑल्सो नॉन बाय एलर्जिक और एटोपिक अस्थमा. इसे हम एलर्जिक और एटोपिक अस्थमा भी बोलते हैं. इट अकर्स बाय एलर्जन सच एज हाउस डस्ट, पोलन एंड पेट डेंडर्स एक्सेट्रा. और जो हमारा एक्सट्रिंसिक अस्थमा है ये ओनली हमारे एलर्जेंस के द्वारा कॉज होता है, जैसे हमारे हाउस डस्ट हो गया और पोलन हो गया, और हमारे कुछ पेट डेंडर्स होते हैं उसके द्वारा भी क्या हो सकता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा कॉज हो सकता है. एंड इट इज मीडिएटेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन ई. और ये हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड होते हैं, यानी IgE मीडिएटेड होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा. इट इज ऑल्सो नॉन बाय नॉन एलर्जिक और नॉन एटोपिक अस्थमा. जो इंट्रिंसिक अस्थमा है इसे हम नॉन एलर्जिक और नॉन एटोपिक अस्थमा भी बोलते हैं. एंड इट अकर्स बाय इरिटेंट्स नॉट बाय एलर्जीज. और जो हमारा इंट्रिंसिक अस्थमा है ये हमारे इरिटेंट से कॉज होता है, ना कि एलर्जीज से, सच एज एयर पॉल्यूशन, वेदर चेंजेस, फ्यूम्स, स्मोक, रूम डिओड्रेंट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्ट्रेस और इमोशन और सम
NSAID ड्रग्स, ये हमारे कुछ इरिटेंट्स हैं जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा इंट्रिंसिक अस्थमा कॉज होता है, जैसे एयर पोल्यूशन, वेदर चेंजेस और फ्यूम्स, स्मोक। ये हमारे कुछ क्या है, इरिटेंट्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करते हैं। जैसे और हमारे आते हैं इसमें रूम डेड्रेंट, और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है उसके द्वारा भी हमारा क्या हो सकता है, इंट्रिंसिक अस्थमा कॉज हो सकता है। स्ट्रेस और इमोशन के द्वारा भी हो सकता है। और हमारे कुछ NSAID ड्रग्स होते हैं, यानी जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं, उसके द्वारा भी हमारा इंट्रिंसिक अस्थमा कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, टिपिकली वायरल। और जो हमारा इन्फेक्शन होता है इंट्रिंसिक अस्थमा का, ये हमारा वायरल भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब टाइप्स ऑफ अस्थमा के बारे में। फर्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। अगर कोई पर्सन एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और जो पर्सन है वो फास्ट ब्रीदिंग करने लगता है, और उसमें जो उसकी एयरवे है और जो उसके ब्रोंकाई हैं उसमें नैरोइंग हो जाती है, यानी उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा के बारे में। और जो ऑक्यूपेशनल अस्थमा है वो हमारे जो कुछ वर्क प्लेस होते हैं, जैसे हमारे कुछ केमिकल वर्क्स होते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज होते हैं और स्मोक फैक्ट्रीज होते हैं, उसके द्वारा पर्सन को ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है, क्योंकि उसमें जो हमारे कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट करते हैं, और उसमें कुछ ऐसे इरिटेंट होते हैं जो हमारा अस्थमा कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मिक्स्ड अस्थमा। जो मिक्स्ड अस्थमा होता है इसमें हमारा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों टाइप का अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कफ वेरिएंट अस्थमा। द मेन सिम्टम इज परसिस्टेंट ड्राई कफ। और जो हमारा नेक्स्ट है वो उसको बोलते हैं हम कफ वेरिएंट अस्थमा। इसमें जो हमारा मेन सिम्टम होता है, इसमें परसिस्टेंट ड्राई कफिंग होती है पेशेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉक्टर्नल अस्थमा के बारे में। जो नॉक्टर्नल अस्थमा है ये मोस्टली हमारे नाइट टाइम में डेवलप होता है, और जो पेशेंट होता है जब सोया रहता है उसको ज़्यादा एक्सेसिव कफिंग होती है, जिससे उसकी जो स्लीप होती है डिस्टर्ब हो जाती है और पेशेंट अवॉक हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेटस अस्थमैटिकस के बारे में। और जो स्टेटस अस्थमैटिकस है ये एक हमारी अस्थमा की इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें पर्सन को सडनली अस्थमा का अटैक पड़ता है और उसको सडनली हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्रग इंड्यूस अस्थमा के बारे में, जो मोस्टली हमारी कुछ ड्रग्स होते हैं उसके द्वारा कॉज होता है। फर्स्ट आता है आपका एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा, सेकेंड इसमें NSAID इंड्यूस अस्थमा। यानी जब अस्थमा हमारे एस्प्रिन ड्रग के द्वारा कॉज होगा तो उसे बोलेंगे हम एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा। अगर अस्थमा NSAID ड्रग्स यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के द्वारा इंड्यूस हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे NSAID इंड्यूस अस्थमा। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेवरिटी। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन सेवरिटी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, और स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन डिवाइड किए हैं, और इसमें हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सिम्टम्स होते हैं क्या क्या शो हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारे क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे नाइट अटैक कितना पड़ रहा है अस्थमा का वो भी चेक करेंगे, और ड्यूरेशन के बारे में भी हम जानेंगे कि उसका ड्यूरेशन कितना रहता है। स्टेप फर्स्ट में आता है आपका जो क्लासिफिकेशन है वो आता है आपका माइल्ड इंटरमिटेंट, जिसमें सिम्टम्स होते हैं नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक। जो सिम्टम्स होते हैं 2 वीक से ज़्यादा सो नहीं करते हैं, एंड नो सिम्टम्स बिटवीन अटैक। जब हमारा अटैक्स पड़ते हैं उसमें हमको कोई सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। और जो उसमें नाइट टाइम अटैक होता है नॉट मोर देन ट्वाइस अ मंथ। जो अटैक है वो हमारे मंथ में 2 ही बार पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जो उसका ड्यूरेशन होता है नॉट मोर देन फ्यू आवर्स, और जो उसका ड्यूरेशन है कुछ घंटों तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं हम स्टेप 2 के बारे में, जिसमें आता है आपका माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा। और जो माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा है इसमें जो उसका सिम्टम होता है एक्जर्वेशन में अफेक्ट डेली एक्टिविटी। जो एक्जर्वेशन होता है उसके द्वारा जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है वो अफेक्ट होती है। और जो माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा होता है इसमें जो नाइट टाइम अटैक पड़ता है मोर देन ट्वाइस अ मंथ, और एक मंथ में जो नाइट अटैक होगा वो हमारा 2 बार से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, मोर देन ट्वाइस अ वीक। जो उसका ड्यूरेशन होता है वो ट्वाइस अ वीक हो सकता है, यानी वीक में 2 बार हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में, जिसमें आता है आपका मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा। इन दिस जो सिम्टम है वो हमको डेली सो होंगे, एंड चेस्ट टाइटनेस होगी पेशेंट को, और चेस्ट पेन भी होगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगी। और जो उसमें हमारा नाइट टाइम अटैक है मोर देन वंस अ वीक। और जो नाइट टाइम अटैक है वो हमारे
1 वीक से ज़्यादा भी आ सकता है। और जो उसका ड्यूरेशन होगा, मोर सीवियर अटैक्स 2 टाइम्स अ वीक एंड मे लास्ट फॉर डेज़। और जो इसमें जो ड्यूरेशन है, उसमें हमारे जो सीवियर अटैक पड़ेंगे हमारे 2 टाइम्स वीक, यानी 1 हफ्ते में 2 से ज़्यादा पड़ सकते हैं और ये कुछ दिनों तक भी रह सकता है। अब बात करते हैं हम स्टेप 4 के बारे में, जिसमें आता है आपका सीवियर पर्सिस्टेंट अस्थमा। और जो इसमें सिम्पटम होते हैं वो हमको कंटिन्यूअल सिम्पटम विल बी शो, कंटिन्यू जो सिम्पटम होंगे सो होंगे, एंड लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी, और जो फिजिकल एक्टिविटी होगी वो लिमिटेड ही रहेगी। अब बात करते हैं इसमें जो नाइट टाइम अटैक पड़ता है वो हमारे फ्रिक्वेंट होंगे, यानी फ्रिक्वेंटली नाइट टाइम अटैक पड़ते रहेंगे, और जो ड्यूरेशन होगा वो भी हमारा क्या होगा, फ्रिक्वेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी यानी कॉजेज ऑफ द एस्थमा के बारे में। फर्स्ट आता है आपका फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक फैक्टर, यानी जो अस्थमा होता है वो हमारी फैमिली हिस्ट्री और जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं उसके द्वारा भी कॉज हो सकता है। इसमें जो हमारे मान लो किसी फैमिली मेम्बर को अस्थमा है, तो हमारे फर्दर जनरेशन में भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है और उनको इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट कॉज है इसका स्मोकिंग एंड सेकेंड हैंड स्मोकर। जो मोस्टली हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं वो हमारी स्मोकिंग की वजह से भी कॉज हो सकती हैं, और जो मोस्टली जो स्मोकिंग करते हैं उससे ज़्यादा जो इफेक्ट होते हैं पर्सन वो होते हैं हमारे सेकेंड हैंड स्मोकर। इससे भी हमारा क्या होता है, अस्थमा कॉज हो सकता है और हमारे अदर रेस्पिरेटरी डिजीज भी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट आपका इन्फेक्शन सच एज कोल्ड, फ्लू और निमोनिया। और कुछ हमारे इन्फेक्शंस होते हैं जिससे कि कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया और निमोनिया, इसके द्वारा भी हमारा अस्थमा कॉज होता है। क्योंकि जब हमारे कोई इन्फेक्शन होता है, कोल्ड होता है, फ्लू होता है, तो उसमें जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं वो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन करता है, जिससे हमारे एयरवे में नैरोइंग हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका एलर्जेंस सच एज फूड, पोलन, मोल्ड एंड डस्ट माइट्स एंड पेट डंडर्स। और हमारे कुछ एलर्जेंस होते हैं जो हमारा एक्सटेंसिव अस्थमा कॉज करता है, जैसे आता है हमारा कुछ हमारे पोलन्स हो गए, फूड हो गया, और हमारे कुछ पेट डंडर्स हो गए जो हमारा एलर्जेंस होते हैं जिससे हमारा एक्सटेंसिव अस्थमा कॉज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्सरसाइज। जब कोई पर्सन एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो जो पर्सन होता है फास्ट ब्रीथिंग करता है और उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसकी नैरिंग हो जाती है, तो उस टाइम पर भी पर्सन को अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन एंड टॉक्सिन्स। जो एयर पोल्यूशन और जो टॉक्सिन्स होते हैं ये हमारे इरिटेंट्स होते हैं जो हमारा इंट्रिंसिक अस्थमा कॉज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेदर, स्पेशली एक्सट्रीम चेंजेस इन टेम्परेचर। अगर हमारे कुछ वेदर चेंजेस होते हैं जिससे जो टेम्परेचर होता है उसमें ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं, तो उसके द्वारा भी इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट आपका ड्रग्स सच एज एस्प्रिन एंड एसआईडीज ड्रग्स एंड बेटा ब्लॉकर्स, यानी कुछ हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारा अस्थमा कॉज करते हैं जिससे हम बोलते हैं ड्रग इंड्यूस अस्थमा बोलते हैं। इसमें हमारे कुछ ड्रग्स आते हैं एस्प्रिन, एनएसएआईडी ड्रग्स यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और बीटा ब्लॉकर्स जिसके द्वारा हमारा अस्थमा कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है आपका फूड एडिटिव्स सच एज मोनोसोडियम ग्लूटामेट, बियर, वाइन एंड ड्राइड फूड। जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है इसे हम सोडियम ग्लूटामेट भी बोलते हैं, और इट इज़ द सोडियम साल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड। और ये हमारी ग्लूटामिक एसिड का एक सोडियम साल्ट होता है जो हमारे नेचुरली टमाटोज और जो चीज़ होते हैं उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आता है बियर, बियर के द्वारा भी हो सकता है, और वाइन और ड्राइड फूड ये हमारे कुछ फूड एडिटिव्स होते हैं जिससे हमारा अस्थमा कॉज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और इमोशनल स्ट्रेस और जो एंजाइटी होता है इसके द्वारा भी हमारा अस्थमा कॉज होता है, क्योंकि ये हमारे जो ब्रीदिंग पैटर्न होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं और हमारा अस्थमा कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम परफ्यूम्स एंड फ्रेगमेंट्स। और जो परफ्यूम्स और फ्रेगमेंट्स हैं ये हमारे इरिटेंट्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट करते हैं और अस्थमा कॉज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एसिड रिफ्लेक्स, यानी जब हमारे स्टमक से एसियल एसिड का रिफ्लेक्स होता है उसके द्वारा भी हमारा अस्थमा कॉज हो सकता है। हॉर्मोन्स और मेंसेस, यानी जब हमारे बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते हैं और फीमेल्स में मेंसेस होते हैं तो उसके दौरान भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। लो बर्थ वेट में भी अस्थमा डेवलप हो सकता है बच्चे में। नेक्स्ट आता है आपका हे फीवर। हे फीवर को हम एलर्जिक राइनाइटिस से बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें ड्यू टू एलर्जेंस इरिटेशन और स्वेलिंग हो जाती है जिससे अस्थमा कॉज हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्जिमा। डियर स्टूडेंट जो एक्जिमा है ये हमारा स्किन में डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारे स्किन होती है उसमें ईची इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और इसे हम एटोपिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, जिससे हमारा
अस्थमा कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द अस्थमा के बारे में। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी जो हमारे ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, जैसे हमारे पोलन्स हो गए और जो हमारे पेट डेंटर्स हो गए और कुछ हमारे इरिटेंट्स आते हैं जैसे हमारे परफ्यूम्स हो गए। उसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है एक्टिवेशन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आईजीई का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है और मास्ट सेल का डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारे आईजीई होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, हमारे मास्ट सेल से अटैच हो जाते हैं और जिससे क्या होता है, हमारे एयरवे में इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उससे क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड एयरवे मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन, स्वेलिंग इन द ब्रोंकियल मेम्ब्रेन। यानी जब हमारा एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके द्वारा जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं वो हमारे म्यूकस का एक्सेसिव प्रोडक्शन करती हैं, हाइपर सिक्रेशन करती हैं और जो हमारे एयरवे मसल्स होती हैं उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारे ब्रोंकियल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है। जब हमारे एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है म्यूकस का और हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है, उसके द्वारा जो हमारे ब्रीदिंग पासेजेस होते हैं और जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें नैरोइंग हो जाती है। जब उसमें नैरोइंग हो जाती है तो उसमें से विचिंग साउंड आना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को एक्सेसिव कफिंग होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगा और चेस्ट टाइटनेस भी होती है, जिसके बाद क्या होता है, पर्सन को अस्थमा डेवलप हो जाता है। ये थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ एस्थमा के बारे में। फर्स्ट इसका जो साइन सिम्टम है वो आता है एक्सेसिव कफिंग और अ कफ दैट कीप्स यू अवेक एट नाइट। और इसमें जो पेशेंट होता है उसको एक्सेसिव कफिंग होगी और नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा कफिंग होगी जिससे पेशेंट उठ जाएगा। नेक्स्ट है विजिंग साउंड आएंगी पेशेंट की ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा पेशेंट को, डिस्निया होगा यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी पेशेंट को और चेस्ट पेन भी होगा और फास्ट ब्रीदिंग होगी पेशेंट को। जब पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और नैरिंग हो जाती है और उससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी होती है इसमें ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो जो पेशेंट होगा वो फास्ट ब्रीदिंग करना स्टार्ट करेगा। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एट नाइट, जब पेशेंट सोएगा उस टाइम पे भी जो ब्रीदिंग होगी उसकी शॉर्टनेस होगी, फीवर होगा पेशेंट को, एंजाइटी होगी, डायफोरेसिस होगा, डायफोरेसिस मतलब होता है आपका एक्सेसिव स्वेटिंग एंड टैकीकार्डिया होगा यानी जो हार्ट रेट होगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, फटीग होगा, वीकनेस भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को और स्टेटस अस्थमैटिकस हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जो स्टेटस अस्थमैटिकस होता है ये एक हमारी इमरजेंसी कंडीशन है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। जब हमारा स्टेटस अस्थमैटिक होता है उसके द्वारा हमारा रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द अस्थमा। हमारे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हमारे अस्थमा वाले पेशेंट में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्टली हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे ताकि ये जान सकें कि उसके फैमिली मेम्बर्स में किसी को पहले अस्थमा था या नहीं, ये उसके जेनेटिक तो नहीं है, इसको जानने के लिए हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट हम करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे पेशेंट का और स्पायरोमेट्री टेस्ट भी करेंगे। डियर स्टूडेंट, जो स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है इसमें हम विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमेट्री डिवाइस, जो हमारे डिजिटल भी आते हैं और हमारे कुछ मैकेनिकल भी आते हैं और हमारे अलग अलग टाइप्स के हमारे कुछ डिवाइसेस होती हैं स्पायरोमेट्री की, जिसमें हम अपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं और इसमें हम कितनी ब्रीथ हम आउट कर रहे हैं उसको चेक करते हैं। इसमें जो एक डिवाइस होती है इसमें हम अपना माउथ पुट करते हैं और फिर हम जोर से एक्सहेल करते हैं, जिससे हमारे कितनी अमाउंट में हम ब्रीदिंग एक्सहेल कर रहे हैं उसको मेजर कर सकते हैं। और इस इमेज में देख सकते हैं इसमें हमारा आगे एक माउथ पीस होता है, उसमें हम माउथ रखते हैं, उसका हम बहुत फास्टली जितनी हमारी पावर होती है उससे एक्सहेल करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे बॉल्स हैं ये हमारे ऊपर को जाते हैं, जिससे हम मेजर करते हैं कि हमारी जो ब्रीदिंग है, जो एक्सहेल है वो कितने अमाउंट में कर रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, जिसे हम एक्सहेल नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें हम एक डिवाइस होती है उसमें अपना माउथ पुट करते हैं और जो पेशेंट होता है वो एक्सहेल करता है, जिससे उस मशीन में नाइट्रिक ऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो मेजर हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जो हमारे अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेस्ट एक्सरे करेंगे पेशेंट का, एबीजी एनालिसिस करेंगे। जो एबीजी एनालिसिस होता है इसमें जो पेशेंट का आर्टेरियल ब्लड लिया जाता है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट
चेक करते हैं। स्पुटम कल्चर करेंगे पेशेंट का, एलर्जिक स्किन टेस्ट भी करेंगे, और पेशेंट की जो ब्लड होती है उसकी स्टडीज करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, और जो पेशेंट होते हैं उसका जो लंग साउंड होता है उसका ऑस्कल्टेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, और पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट भी करेंगे। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ द एस्थमा। फर्स्ट हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें फर्स्ट आता है आपका ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसमें हमारे क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। और ड्यूरिंग जो हमारा स्टेटस अस्थमैटिकस होती है, इसमें हमारी क्या होती है, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कराएंगे, और उसको हम पोस्टल ड्रेनेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को डीप ब्रीदिंग लेने के लिए बोलना है और कफिंग करने के लिए भी बोलना है। अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड एलर्जेंस, और पेशेंट को स्मोकिंग और जो हमारे एलर्जेंस होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए बोलना है, उनसे दूर रहने के लिए बोलना है, जिससे वो खुद को अस्थमा से प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे क्विक रिलीफ मेडिकेशन, यानी शॉर्ट एक्टिंग मेडिकेशन, जो हमारी इमरजेंसी सिचुएशन में ही दिए जाती हैं। फर्स्ट आता है इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स। जो हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं उसको डायलेट करने में हेल्प करता है। इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा, और जो ब्रोंकोडायलेटर है ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है हमारा अस्थमा का। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, और जो हमारे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होती हैं, ये हमारी जो मसल्स होती हैं हमारे लंग्स में, उसको क्या करती हैं, डाइट करने में हेल्प करती हैं, जिससे क्या होगा, जो उसका ब्रीदिंग पासेज है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसमें कुछ हमारे ड्रग्स आती हैं, वो हैं स्ट्रेंट्स, एल्बिट्रॉल और लेवाल्बिट्रॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी कोलिनर्जिक्स के बारे में। इसमें हमारी कुछ ड्रग्स आती हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट आता है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो हमारे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होती हैं। जैसे हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में, जो हमारे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। इसमें फर्स्ट एड ड्रग आती है आपकी हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रीडेनिसोन। ये थे हमारी क्विक रिलीफ मेडिकेशन, यानी शॉर्ट एक्टिंग मेडिकेशन, जो हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में ही ज़्यादा दी जाती है और पेशेंट को जल्दी रिलीफ दिलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन या लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन, जो हमारे देर में असर करती है। जो क्विक रिलीफ मेडिसिन थी हमारी सडनली विद इन अ मिनट्स असर दिखाना स्टार्ट कर देंगी, और लॉन्ग जो टर्म मेडिकेशन होती है ये हमारे लेट में असर दिखाती हैं। इसमें फर्स्ट बात करते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें हमारे ड्रग्स आती हैं फ्लूटिकाजोन, बिडोसोनाइड और ब्लियोमिथाजोन। और नेक्स्ट आता है आपका लिकोट्राइन्स मॉडिफायर्स। ये भी हमारे क्या करते हैं, जो हमारे इन्फ्लामेशन होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसमें आता है आपका जिलूटोन और मोंटिल्यूकास्ट, ये हमारे कुछ मेडिकेशंस हैं लिकोट्राइन्स मॉडिफायर के। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। इसमें हमारा कुछ ड्रग्स आती हैं, वो आती है कि साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल। और नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग एक्टिंग ओरल बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। इसमें आता है आपका MDI, जिसका फुल फॉर्म होता है मीटर डोज इनहेलर। ये हमारा क्या होता है, MDI का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थियोफेलिन, जो हमारी मोस्टली रेस्पिरेटरी डिजीज में यूज़ होती है और अस्थमा के लिए भी यूज़ होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीटर डोज इनहेलर के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका MDI। डियर स्टूडेंट्स, ये एक डिवाइस होती है जो हमारे अस्थमा वाले पेशेंट में यूज़ होती है। मोस्टली आपने इस डिवाइस को बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, मीटर डोज इनहेलर इज एडमिनिस्टर्ड ड्रग बाय यूजिंग प्रोपेलेंट स्प्रे। जो उसमें ड्रग होती है उसमें एक डिवाइस होती है जिसको हम प्रोपेलेंट स्प्रे बोलते हैं, उसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। होल्ड ब्रीथ फॉर 10 सेकेंड आफ्टर पफ। जब भी हम 1 पफ लेते हैं तो उस टाइम हमको 10 सेकेंड के लिए अपनी ब्रीदिंग होल्ड करनी है, ताकि जो ड्रग है हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं उसमें अच्छे से पूरी डिलीवर हो सके। नेक्स्ट आपका इफ़ सेकेंड पफ इज़ नीडेड देन सेक द इनहेलर। अगर जो पेशेंट है उसको सेकेंड पफ लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको पहले जो इनहेलर है उसको सेक करना है, एंड 10 to 1 मिनट इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पफ। और जो हमारा फर्स्ट और जो सेकेंड पफ है उसके बीच का जो इंटरवल होता है, गैप होना चाहिए 30 सेकेंड से 1 मिनट का होना चाहिए। यानी जब पेशेंट फर्स्ट पफ लेगा उसके 30 सेकेंड से
1 मिनट के बाद ही उसको सेकंड पफ लेना होगा। नेक्स्ट है 2 टू 4 पफ इन वन टाइम। जो पेशेंट है वो एक बार में 2 से 4 पफ ही यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज दिस डिवाइस इज स्टोर्ड इन रूम टेम्परेचर। और जो ये डिवाइस है ये हमारे रूम टेम्परेचर में स्टोर की जाती है। जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो होता है आपका डियर स्टूडेंट्स 22 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, अगर कोई पेशेंट जब भी एमडीआई लेगा यानी मीटर डोज इनहेलर यूज़ करेगा, जब भी वो फर्स्ट पफ लेगा तो उसको अपनी ब्रीथ 10 सेकंड के लिए होल्ड करनी है, ताकि जो उसमें ड्रग है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अच्छे से डिलीवर हो जाए और पेशेंट को रिलीफ मिल सके। अगर पेशेंट को सेकंड पफ लेना होता है तो उस दौरान जो फर्स्ट पफ है और जो सेकंड पफ है उनके बीच में 30 सेकंड से 1 मिनट का गैप रहना चाहिए। और जो पेशेंट होता है उसको सेकंड पफ लेने से पहले जो उसका जो डिवाइस है, एमडीआई जो डिवाइस है उसको सेक करना है, उसके बाद ही सेकंड पफ लेना है। और डियर स्टूडेंट्स, एक बार में पेशेंट 2 से 4 बार ही पफ ले सकता है। और जो हमारा जो डिवाइस है इसको हमारे रूम टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मल, होता है आपका 22 डिग्री सेल्सियस। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this video for more updates.